स्टार्टिंग विद द बायोटेक्नोलॉजी, बेसिक मैंने बता दिया था कि बेसिक में क्या क्या आउटलाइन लेना था, राइट ना। पहले तो सबसे बड़ा कि कोई भी डीएनए को काटने के लिए सीजर चाहिए था। दैट मॉलिकुलर सीजर वाज अ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम आई हैव टॉट यू इन द प्रीवियस क्लास। देयर वर टू टाइप्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, स्टिकी एंड्स होता है, दूसरा होता है तुम्हारा ब्लंट एंड्स का। ब्लंट एंड्स का मैंने बोला था 2 एग्जाम्पल मुझे बताना, तो आप लोग मुझे ब्लंट एंड्स का एग्जाम्पल दो, 2 एग्जाम्पल कमेंट में नाउ। हाय रिव, give 2 example of blunt and restriction enzyme. ब्लंट एंड का स्टिकी एंड का बताया था, ये को R1 हम लोग ने पढ़ा था, स्टिकी एंड में था। ब्लंट एंड का तो एग्जाम्पल बोला था आप लोग को होमवर्क में, मुझे नेक्स्ट क्लास में बताना। जल्दी कमेंट्स करो। LU1 ब्लंट एंड इको R1 ब्लंट एंड का एग्जाम्पल। हाँ सुप्रिया, ब्लंट एंड का एग्जाम्पल क्या है? बैम, बैम के साथ राइट द स्टेन। अदीबा, बैम इट्स ऑल्सो हैज अ स्टिकी एंड टू। हैव टोल्ड यू ना कि जो होता है हाउ टू राइट द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम नेम। पहला होता है तुम्हारा जैसे इको R1 में, इको इज अ जेनस नेम, R इज द नेम ऑफ द स्ट्रेन एंड 1 इज द नेम ऑफ द फर्स्ट स्ट्रेन। उसी तरह आप सिर्फ बैम नहीं बोल सकते हो, बैम में यू हैव डिफरेंट टाइप्स। यहाँ इको R तुम्हारा एक ऐसा भी है जिसमें ब्लंट एंड पाया जाता है। बैम सिर्फ नहीं, इको R1 इज स्टिकी एंड LU1। ओके फाइन, ठीक है ठीक है। चलो एक नोट्स बनाया है मैंने, वहाँ पे स्टिकी एंड्स और ब्लंट एंड दोनों लिखा हुआ है। यू हैव टू रिमेंबर द एग्जाम्पल्स। तो स्क्रीनशॉट ले लेना। सी, इको R1 ऑलरेडी एनसीईआरटी में आप लोग का लिखा हुआ है ना। दिस 5 नहीं 6 1, स्क्रीनशॉट ले लो। 1 2 3 4 5। सी, ये तुम्हारा सीक्वेंस है, सबका 6 बेस पेयर है। तो दे विल आस्क यू व्हाट आर द सीक्वेंस, ऑब्वियसली तुम लोग को याद होगा, पढ़ाया था। GATTC अब कहाँ पे कटिंग करता है स्पेसिफिकली, ये भी याद होना चाहिए आप लोग को। GA के साथ कट करता है। देखो यहाँ पे तुम्हारा, यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड्स रह गया है, तो ये आपका स्टिकी एंड में आएगा, स्टिकी एंड में आएगा, ठीक है। तुम्हारा इकोलाई में है इशरिया कोली, लाइक इज योर वन मोर स्टिकी एंड इज योर हिंट 3। हाँ 3 लिखा हुआ है, या इसका होता है तुम्हारा बेस सीक्वेंस AAGCTT। एंड ऑब्वियसली आई हैव टोल्ड यू कि दे आर पैलिड्रोमिक, मीन्स व्हेन यू लिफ्ट लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड या राइट टू लेफ्ट, दे आर हैव द इक्वल सीक्वेंस, है ना। पैलिड्रोमिक मतलब ये था। तो देखो यहाँ पे आपका यहाँ का कटिंग क्या है, AAA के साथ है, और हिन मतलब होता है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। नेक्स्ट इज योर बैम बम। बैम वन इज योर स्टिकी एंड। बैम का होता है तुम्हारा फुल फॉर्म बैसिलस amplilucificans, and GG is the cutting side. Okay, likewise you have H3, ये तुम्हारा 4 न्यूक्लियोटाइड्स का है, ठीक है। एंड दिस 2 H3 एंड इको R5 इज योर ब्लंट एंड। क्यों ब्लंट एंड है? देखो ये बीच में एग्जैक्टली काट रहा है, कोई न्यूक्लियोटाइड यहाँ नहीं बच रहा है ना। दिस आर माई एग्जाम्पल ऑफ ब्लंट एंड बिकॉज दे आर नो न्यूक्लियोटाइड टू एड इज योर हेमोफिलस एजिप्टेरिस। सेम थिंग इज इकोलाई R1 है तुम्हारा स्टिकी एंड का, लेकिन इको R5 अगर बोले वो ब्लंट में आएगा, उसका सीक्वेंस भी आपका अलग होता है। यहाँ पे क्या डिफरेंस होगा बेसिकली, यहाँ पे देखो GATTC है ना, तो GATA है। TA अगर होगा देखो तो इस एग्जैक्टली आपका बीच में काटेगा, यानी GAT एक तरफ आएगा, ATC अलग आएगा। तो दिस आर 5 एग्जाम्पल। फर्स्ट 3 इज योर स्टिकी एंड एंड अदर 2 इज योर ब्लंट एंड। प्लीज रिमेंबर दिस थिंग। हाँ अनिकेत हाय। कब यहाँ तक हो गया था। सो व्हाट आर द टूल्स ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी? वी हैव सीन रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो 2 टाइप्स का था, एक स्टिकी एंड था, दूसरा ब्लंट एंड था। वी हैव डन इन डिटेल। नेक्स्ट था तुम्हारा वेक्टर, यानी जो है तुम्हारा डिजायर डीएनए तुमने काट लिया है, अब उसको तुम्हारा हॉस्ट सेल में ले जाने के लिए कुछ चाहिए, वो वेक्टर था। टुडे वी विल टीच वेक्टर्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर क्या होगा तुम्हारा। एक है प्लाज्मिड जो आप लोग जानते हो, दूसरा वायरस भी ऑल्सो एक्ट एज अ वेक्टर। ओके चलो एनसीईआरटी में देखते क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट वेक्टर, यहाँ तक हो
गया था, या क्लोनिंग वेक्टर से ही मुझे स्टार्ट करना है ना। अब देखो तुम्हारा वेक्टर्स, तुम्हारा बोलने से सिर्फ ये मत सोचना कि प्लाज्मिड ही होगा, वेक्टर्स में तुम्हारा प्लाज्मिड्स भी आएगा, एज वेल एज योर वायरस विल ऑल्सो कम, वायरस इज ऑल्सो एक्ट एज अ वेक्टर। For example, your COVID virus is acting as a vector for transmission of the disease. See, over here, यहाँ पे आपको लिखा हुआ है प्लाज्मा वेक्टरफाइज हैज द एबिलिटी। ये दो क्यों लिया गया है, क्योंकि हम लोग को क्लोनिंग वेक्टर ऐसा लेना है जो सेल्फ रेप्लिकेट करेगा। इफ़ यू गाइस रिमेंबर प्रीवियसली आई हैव टॉट यू, जो खुद पे खुद रेप्लिकेट करेगा और हॉस्ट के डीएनए पे बिल्कुल तुम्हारा डिपेंड नहीं करेगा। एक प्लाज्मिड पाया गया था, दूसरा वेक्टरोफाइज। वेक्टरोफाइज क्या होते हैं, वो वायरसेस जो बैक्टीरिया को ईट करते हैं, वायरसेस दैट ईट बैक्टीरिया, बेसिकली फीड बैक्टीरिया, बैक्टीरियोफाज उसको बोलते हैं। बैक्टीरियोफाज इज अ वायरस, ठीक है। क्यों ये दो है, क्योंकि ये दोनों के पास तुम्हारा एबिलिटी है टू रेप्लिकेट विद इन द बैक्टीरिया सेल इंडिपेंडेंट ऑफ द कंट्रोल ऑफ द क्रोमोसोम डीएनए। बार बार ये बात बोल रही हूँ, ये स्टेटमेंट उठा के देता है, मार्क करो ये स्टेटमेंट। अब देखो बैक्टीरियोफाज तुम्हारा, वी नो दैट द बैक्टीरिया आर देयर विच वी कांट सी, वायरस आर देयर, बट ये दोनों में अगर मैं कंपेयर करूँ तो साइज किसका छोटा होता है, वायरस का। ये जो बैक्टीरियोफाइज वायरस है तुम्हारा, सिंस दे आर मच स्मॉलर देन बैक्टीरिया, दे आर एबल टू रेप्लिकेट मोर देन द बैक्टीरिया। यहाँ पर देखो, यहाँ पे लिखा है कि वाई यू विल प्रीफर बैक्टीरियोफाइज, बिकॉज दे हाई नंबर ऑफ पर सेल, नंबर वन रीजन। लिखो यहाँ पे प्रेफरेंस, बैक्टीरियोफाइज को मैं पहले प्रीफर करूँगी फॉर वेक्टर। Number one will be the high number per cell. Second will be high density, high copy number of the genome within the bacterial cell. These two are reason enough to choose bacteriophage as a cloning vector. Okay. अब तुम्हारा यहाँ पे लिखा हुआ है कि कितना कॉपीज होना होता है, तो यहाँ पे लिखा हुआ 15 to 100 कॉपीज पर सेल। ये कोई फिक्स नहीं है, ये आपका चेंज होता रहता है। ओके, ये लेक्चर रीड कर लेना और बाकी रीड कर लेना, और इम्पॉर्टेंट नहीं है आपका। इससे पहले ओरिजिन ऑफ एप्लीकेशन, दिस आर द फीचर्स दैट आर प्रेजेंट टू फैसिलिटेट। इससे पहले आप लोग कुछ कुछ बैक्टीरियाज का और वायरस का नाम लिखो विद दिस साइज, कि इतना साइज यूज होता है फॉर क्लोनिंग। एक बोर्ड लगेगा, चलो कॉलम बनाओ दो, देखो हेडिंग दो, वेक्टर टाइप, इंसर्ट साइज, दो हेडिंग दो। वेक्टर टाइप, दिस इज योर एग्जाम्पल्स ऑफ वेक्टर्स में प्लाज्मिड हम लोग कर रहे हैं, प्लाज्मिड हो गया, वायरस हो गया। अब तुम्हारा क्या क्या साइज का हो सकता है, तुम्हारा लिखो वेक्टर टाइप, यानी कितना बड़ा मैं डीएनए सीक्वेंस लूँगी ताकि वो आराम से तुम्हारा कैरी कर पाए मेरे हॉस्टल में। साइज लिखो, इंसर्ट साइज, केबी में लिखना, केबी इज ए किलो बेस पे, केबी मीन्स किलो बेस पे। पहला है आपका वायरस, लो प्लाज्मिड लिखा था, प्लाज्मिड का कितना बड़ा होना होगा जो तुम्हारा हॉस्ट सेल में हो जाएगा, इट शुड बी अराउंड ये 0.5 to 8 किलो केबी। सेकेंड तुम्हारा बैक्टीरियोफाज लैम्डा बोलते हैं उसको, फेवरेट प्लाज्मिड है उसका, बैक्टीरियोफाज लैम्डा फेवरेट वेक्टर है लैम्डा। इसका साइज होता है आपका 9 से लेके 23 केबी। ओके, थर्ड इज योर कॉस्मिड। देखो जैसे जैसे मैं नीचे जा रही हूँ साइज ऑफ वेक्टर इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज होने का रीज़न है, देखोगे किसका एप्लीकेबल कहाँ पे है। इससे बड़ा लिखो, ये होता है 30 से 45 केबी। नेक्स्ट बैग, BAC, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, इट्स अ वेरी बिग प्लाज्मिड। ये आर्टिफिशियली बनाया गया है ताकि बड़ा बड़ा जीन तुम्हारा हॉस्ट सेल में जा सके। बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम फुल फॉर्म लिख लो, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। आर्टिफिशियल इसलिए क्योंकि इसको कंस्ट्रक्ट किया गया है। इसका साइज है 50 से लेके 300 केबी। नेक्स्ट लिखो, ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ईस्ट तो सबसे बड़ा है ना, यानी यूकैरियोटिक प्लाज्मिड में यूज़ कर सकते हो। 1000 से लेके आपका 2500 केबी। देखो साइज वाइज याद रखना, जैसे जैसे नीचे जा रहे हो आप लोग का वेक्टर का साइज इंक्रीज कर रहा है।
अगर मेरा बैक्टीरिया सेल है, बैक्टीरिया तो छोटा है, तो उससे भी छोटा मुझे वेक्टर लेना होगा तो प्लाज्मिड ले सकती हूँ, बैक्टीरियोफाज लैम्डा ले सकती हूँ। लेकिन कॉस्मिक, बैक्टीरियल एसी, इस एसी, ये सारा आप यूकैरियोटिक सेल में अगर मुझे क्लोनिंग करना है तब यूज़ होता है। होपफुली लिखा हो गया। चलो एनसीईआरटी में रिटर्न होती हूँ। So, what are the features which are present in a plasmid to suitable for its acting as a cloning vector? कुछ फीचर्स है जो तुम्हारा क्लोनिंग में वेक्टर में प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहला का डायग्राम है, यस। सबसे पहले इसका खुद का ओरिजिन होना चाहिए। देखो ये वाला, यानी ये ओरिसी बोलते हैं बैक्टीरिया में। ये तुम्हारा क्या करेगा, ओरी दिस हेल्प्स इन द सेल्फ रेप्लिकेटिंग, यानी तुम्हारा जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है, यहाँ पे मेरा डिजायर जीन मान लो, ये जो है रेजिस्टेंट प्रॉपर्टी है। क्या रेजिस्टेंस है, कौन सा एंटीबायोटिक ये लिखा हुआ है, एम्पिसिलिन। ये क्या है तुम्हारा टेट्रासाइक्लिन एम्पीवेलिन। दिस इज द नेम ऑफ द साइट, दिस इज द नेम ऑफ द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम एंड दिस साइट। यानी तुम्हारा मान लो कि इको R1 का सीक्वेंस क्या था, GAATTC ना, GAATTC। ये सीक्वेंस आपका यहाँ पे प्रेजेंट है। तो मैं अपना जो है, मेरा जो इंसर्ट करना है डीएनए, उसको भी उस सीक्वेंस में काट के आराम से मैं यहाँ करता हूँ, बाकी रहने दो साइड, आई डोंट नीड दैट थिंग साइज। ठीक है, दिस इज द इकोलाई बैक्टीरिया विच इज नोन एज द PBR32। देखो ये याद रखना, ये रिकंस्ट्रक्ट किया गया है प्लाज्मिड को, इस तरह तुम्हारा इस प्लाज्मिड को रिकंस्ट्रक्ट किया गया है कि जो जो चाहिए तुम्हारा एक परफेक्ट क्लोनिंग वेक्टर के लिए वो होना चाहिए। ये रेजिस्टेंस 2 एंटीबायोटिक का इसलिए दिया गया है कि जब तुम बैक्टीरिया को प्लेट करोगे जहाँ पे तुम्हारा खुद का जीन होगा, तो क्या होगा, हम लोग इन्वायरमेंट इतना भी साफ नहीं है, हर वक्त तुम्हारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहता है। तो मैं अपना जो डीएनए है इंसर्ट कर रही हूँ, उसको रेजिस्टेंट बना दे रही हूँ ताकि और कोई मेरा उस सेल कल्चर प्लेट में कोई ग्रो ना कर पाए। तो एक एक करके देखो तुम्हारा ORIC क्या है। दिस डायग्राम इज इम्पॉर्टेंट, डायग्राम में आता है। हाँ, PRV32 पहला है ओरी, यानी ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन ऑलरेडी मैंने बोल दिया, जहाँ पे तुम्हारा डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा। ठीक है, ये डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट करने का, जहाँ पे तुम ट्रांसफॉर्मेशन करोगे होस्ट सेल में। एंड दिस, ये पहला है रेप्लिकेशन स्टार्ट करना, इसका काम। दूसरा काम होगा तुम्हारा कि तुम्हारा जो इंसर्टेड डीएनए, यानी ये जो कितना बार रेप्लिकेट करेगा, कितना कॉपी बनाएगा, so it is also responsible for controlling the copy number of the linked DNA. Linked DNA mind that this is your DNA करके लिख लो तब याद रख। योर DNA यानी तुमने जो इंसर्ट किया है उसका कितना कॉपी बनेगा, वो भी तुम्हारा ODC रिप्रेजेंट करता है। ओके, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जितना चाहे तुम कॉपी बना सकते हो बाय मैनिपुलेटिंग द ओरी। ठीक है, 2 काम याद रखना ओरी का, एक है रेप्लिकेशन कराना, दूसरा है तुम्हारा कि कंट्रोलिंग द कॉपी नंबर ऑफ द इंसर्टेड डीएनए और डिजायर्ड डीएनए। ठीक है, लिंक डीएनए मतलब तुम्हारा जो इंसर्ट करोगे। नेक्स्ट है सेलेक्टेबल मार्कर, जो मैंने बोला था कि जब मैंने ढाल लिया है पेट्री प्लेट में अपना डीएनए, तो मैं कैसे पहचानूंगी बैक्टीरिया को, तो मैं आँख से देखती हूँ कॉलोनी वाइज ना, प्लेट जब होता है ना, ये एक्सपेरिमेंट किया जाता है, आप लोग नहीं करोगे, ये माइक्रोबियल लैब में किया जाता है। क्लोनिंग करके ना ग्रो किया जाता है बैक्टीरिया को। बैक्टीरिया में कुछ ऐसा चीज़ डाला जाता है कि वो कलर दे, जैसे ये तुम्हारा पिंक कलर नज़र आ रहा है ना, ठीक है, वेरी फाइन। इसी के साथ तुम्हारा कुछ और भी ग्रो होगा जो तुम्हारा ब्लू होगा, तो मैं समझ जाऊंगी जो पिंक कलर है उसमें मेरा इंसर्ट डीएनए हुआ। अब पिंक क्यों ग्रो करेगा, क्योंकि मैंने जब ये बनाया था प्लाज्मिड, इसमें मैंने कुछ सेलेक्टेबल मार्कर डाल दिया था, और ये सेलेक्टेबल मार्कर तुम्हारा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स आते हैं। तो लेट्स मूव ऑन, व्हाट आर द सेलेक्टिव मार्कर। ये है आपका, देखो सेलेक्टिव मार्कर का काम, आइडेंटिफिकेशन एंड एलिमिनेशन नॉन ट्रांसफॉर्म एंड सेलेक्टिवली परमिटिंग द ग्रोथ ऑफ ट्रांसफॉर्म। समझ आए, यानी मुझे उस प्लेट में अपना डीएनए पहचानना है, और जो तुम्हारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म मुझे नहीं चाहिए वो मुझे प्लेट में नहीं रखना है। तो ये तुम्हारा ट्रांसफॉर्मेशन का क्या प्रोसेस था, यानी जो प्लाज्मिड था, डिजायर प्लाज्मिड, उसको मैं इसमें होस्ट सेल में जब ढाल रही थी, दिस इज नोन एज ट्रांसफॉर्मेशन, है ना। तो मेरा प्लाज्मिड होस्ट सेल में गया है, और ये मान लो बैक्टीरिया है, नॉर्मल बैक्टीरिया एनवायरनमेंट में, वो नहीं गया है अंदर,
इसको मैं कैसे डिटरमाइन करूँगी, ये होगा तुम्हारा विद द हेल्प ऑफ द सेलेक्टेबल मार्कर। तो यहाँ पर ये लिखा है कि ट्रांसफॉर्मेशन मतलब क्या होता है कि कोई भी डीएनए, जस्ट रीड आउट, ट्रांसफॉर्मेशन इज अ प्रोसीजर थ्रू विच अ पीस ऑफ डीएनए इज इंट्रोड्यूस इन अ होस्ट बैक्टीरियम। अभी बताइए। ओके, अब तुम्हारा ये लिखा हुआ है कि क्या क्या यूज़ कर सकते हो। तो बेसिकली दे यूज सम एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस लाइक योर एम्पिसिलिन, क्लोराम्फेनिकोल, टेट्रासाइक्लिन, कैमिसोन। ठीक है, दे आर यूजफुल मार्कर फॉर इकोलाई। माइंड दैट जो PBR-T22 बार बार बोल रही हूँ, ये नॉर्मल तुम्हारा इकोलाई का प्लाज्मिड नहीं है, इसको तुम्हारा मॉडिफाई किया गया, क्योंकि तुम्हारा जो नॉर्मल इकोलाई सेल्स होता है दे डू नॉट कंटेन एनी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। अगर रेजिस्टेंस जीन्स पाए जाते तो वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं होता। व्हाट डज इकोलाई डू इन आवर स्मॉल इंटेस्टाइन? व्हाट इज द फंक्शन? फंक्शन क्या है ये भी मार्क करना। द नॉर्मल इकोलाई सेल्स डू नॉट कैरी रेजिस्टेंस अगेंस्ट एनी ऑफ दिस एंटीबॉडी। माइंड दैट नॉर्मल नहीं है। PBR-32 को इस तरह रिकंस्ट्रक्ट किया गया है कि उसमें तुम्हारा खुद का एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन डाला गया है, ताकि मैं अपना जो डिजायर जीन है उसको पिक आउट कर सकूं। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूरा इंपॉर्टेंट है NCERT का। टेल मी क्या क्वेश्चन था, भूल गई मैं। कुछ आंसर लिखो फिर क्वेश्चन ही आ जाएगा। क्या पूछा मैंने? टेस्ट स्लो चल रहा है क्या सबका? हेल्प्स इन डाइजेशन। Digestions are helps with the help of the enzyme amylase, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, प्रोटीज और लिपिड का लिपेस होगा, जो तुम्हारा इकोलाई बिल्कुल ही हेल्प नहीं करता है। नेक्स्ट, प्रिपेयर रॉन्ग आंसर। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इकोलाई? ये vitamin production, yes, it helps in the production of the vitamins. This is right. विटामिन के है बट B12, yes, B12 है। Correct. E. coli helps in the production of the vitamin B12 which is the water soluble vitamins in our body, है ना। दो तुम्हारा वाटर सॉल्युबल विटामिन है, विटामिन C एंड B कॉम्प्लेक्स। दिस टू विटामिन आर वाटर सॉल्युबल, इसलिए हम लोग को एवरीडे इनटेक करना पड़ता है थ्रू आवर डाइट्स। चलो वो ह्यूमन फिजियोलॉजी का पोर्शन था। B12 सिंथेसाइज करते हैं, नॉट के। ओके, गुड एवरीवन। कम। सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस? क्या क्या होना चाहिए तुम्हारा एक वेक्टर में ओडीसी होना चाहिए फॉर रेप्लिकेशन के लिए, कॉपी बनाने के लिए, और एक सेलेक्टेबल मार्कर होना चाहिए ताकि मैं उसको आइडेंटिफाई कर पाऊँ। थर्ड, तुम्हारा यहाँ पर मुझे एक क्लोनिंग साइट होना होगा, यानी ये जो डीएनए मुझे इंसर्ट करना है आप लोग का, ये जो डीएनए मुझे इंसर्ट करना है, यानी इसके पास भी कुछ सेम सीक्वेंस होना चाहिए और यहाँ पर भी सेम होना चाहिए, ताकि मैं इसको काट के ना, तो मैंने अभी बोला GAATTC, ये मेरा अपना डीएनए। यहाँ पे और भी है गाइस। मान लो मुझे इंसुलिन का वैक्सीन बनाना है, तो ये इंसुलिन का मैंने अगर जीन लिया है तो उसका मैं ये वाला सीक्वेंस ढूंढूंगी जहाँ पे GAATC है। ठीक, मैं ये प्लाज्मिड में भी ढूंढूंगी GATC, यानी EcoR1 का साइट है कि है, तो ये इंजाइम लाऊंगी मैं, ये इंजाइम इसको कट करेगा और मेरा इंजाइम इंसर्ट करेगा। दैट्स इट। ये लेक्चर आपका लिखा हुआ है, देखो। क्लोनिंग साइट इन ऑर्डर टू लिंक द एलियन डीएनए मीन्स दिस डीएनए। ओके, यहाँ पे तुम्हारे ये वेक्टर को have a site which is known as a recognition site. This all are recognition site. EcoR1, PU1, PST1, these are all known as the recognition site. यानी you have to identify some site to insert your DNA, तो उसको recognition site, ठीक है। For the commonly used restriction enzyme, read कर लेना। Presence of more than one restriction site within the vector will generate several fragments which will complicate the gene cloning. See this thing, ये तुम्हारा एक प्लाज्मिड है, यहाँ पे कितने इंजाइम है रिस्ट्रिक्शन? 1 2 3 4 5 6 7 8, इतना है। इतना मैं इंजाइम दूंगी तो मेरा ये जो डीएनए है गाइस, इस तरह तुम लोग को इलेक्ट्रोफोरेसिस पढ़ाया ना ऊपर, तो कैसा फ्रेगमेंट मिल रहा था? एक मोटा फिर पतला पतला पतला। क्यों बोला था क्या कि यहाँ पे जितना ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन इंजाइम उतना ज़्यादा कट। तो एक प्लाज्मिड में तुम इतना रिस्ट्रिक्शन इंजाइम दे दो कि इतने छोटे छोटे टुकड़े लेके क्या करोगे?
है ना। तो यही बोल रहा है कि तुम्हारा, इसलिए मैं ऐसा चीज़ डाल दूंगी जिसकी वजह से सिर्फ और सिर्फ मेरा इको R1 का ही रिस्ट्रिक्शन इंजाइम एक्टिव रहा है, और वो मेरा जो डिज़ायर फ्रेगमेंट है, यानी एक ही फ्रेगमेंट है जो मेरा डिज़ायर है, इसके लिए तुम्हारा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस MPCR टेट्रास है। इन दिस केस दे हैव गिवन इट। गॉट इट। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है मेरे ख्याल से, पर ये न्यू है आप लोग के लिए थिंग, तो प्लीज़ ध्यान से सुन। तो क्या करूँगी, इतना सारा मेरा फ्रेगमेंट ना हो मेरा डिज़ायर जीन का, मैं क्या करूँगी, कुछ रेजिस्टेंस यानी मार्कर दे दूँगी इन द फॉर्म ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे दो तुम्हारा लिखा हुआ है, द लाइगेशन ऑफ एल इज कैरिड आउट एट अ रिस्ट्रिक्शन साइट प्रेजेंट इन वन ऑफ द टू एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। ठीक है, यहाँ पे देखो इको R1 लूँगी तो ये किसके बीच आ रहा है, आपका MPCR1 का, टेट्रासाइक्लिन का। तो मैं इसी को क्यों चूज़ की। अगर मैं यहाँ देखो PU नज़र आ रहा है ना सबको, PU2 ली, तो यहाँ पे गाइस देखो एम्पिसिलिन टेट्रासाइक्लिन के बीच में आ रहा है, तो ये रेजिस्टेंस दे सकता है। हाँ, इको R1 लूँगी, ये भी आ रहा है, कैल1 हिंदी, ऑल द साइड्स आर बिटवीन दिस, तो ये तो रिकंस्ट्रक्शन दिया गया हुआ है। तो यही बोल रहा है तुम्हारा कि ऐसा रिकंस्ट्रक्शन साइट चूज़ करो जो साइट तुम्हारा दो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन के बीच में आए। क्यों, क्योंकि वो रेजिस्टेंट जीन्स तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक तुम्हारा रिकॉग्नाइजेशन साइट को ही प्रोटेक्ट करेगा। यही लिखा हुआ लेक्चर, प्लीज़ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये वाला मार्क कर लो, ये लाइन आता है। द लाइगेशंस ऑफ द एलिन, लाइगेशन यानी जो तुम इंसर्ट करोगे कहाँ पे होगा, एट अ रिस्ट्रिक्शन साइट, ऐसा वाला जहाँ पे एटलीस्ट 2 एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स आर प्रेजेंट। माइंड है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर तुम फॉरेन DNA बैमैच में इंटरसेक्ट करना चाहती हो, बैमैच 1 कहाँ गया, यहाँ पे मैं देखो इंसर्ट करना चाहती हूँ गाइस, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, ये पूरा तुम्हारा पिंक कलर किसके अंदर आ रहा है, टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन के अंदर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हारा क्या होगा, ये जो टेट्रासाइक्लिन इसके अंदर मैं ढालूंगी, तो व्हाट विल हैपन टू दिस प्लाज्मिड, टेल मी। टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट आर जीन के अंदर ही बैमैच 1 है, उसके अंदर मैंने अपना DNA ढाला, तो उस बैक्टीरिया को मैं कैसे पहचानूंगी कि उसमें मेरा DNA गया, बताओ। टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन के अंदर तुम कुछ एक्स्ट्रा ढाल रही हो, व्हाट विल द फीचर ऑफ दैट बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में क्या चेंजेस पता चलेगा कि मेरा DNA अंदर गया है, कैसे मैं पता चलूंगी, सोचो थोड़ा। वेरी सिंपल, द प्रॉपर्टी ऑफ द टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट विल बी गॉन, क्योंकि टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन तुम्हारा बैमैच 1 का साइट है, उसमें मैंने DNA इंसर्ट किया है ना, तो उसके अंदर तुम्हारा टेट्रासाइक्लिन प्रॉपर्टी रहेगा, लॉस हो जाएगा। यानी मैं प्लेट लूँगी जिसमें मैं टेट्रासाइक्लिन ढालूंगी और मैं अपना प्लाज्मिड ढालूंगी, तो क्या होगा, मेरा प्लाज्मिड ग्रो नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि उसके पास टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन नहीं है। तो मैं ऐसा प्लेट लूँगी जिसमें तुम्हारा टेट्रासाइक्लिन नहीं होगा। देखो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल जो बोला है तुम्हारा BMH1 में तुम्हारा टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन होता है। अब क्या है, तुम्हारा रिक्वायरमेंट प्लाज्मिड विल लूज द टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट ड्यू टू द इंसर्शन ऑफ फॉरेन DNA but can be selected out from the recombinant ones by plating on the tetracycline containing medium। ये एक पॉइंट है आपका, मार्क कर लो। What is the function of your recognition site, how you going to identify that। ठीक है, ये एक है तुम्हारा सिलेक्शन करने का। नेक्स्ट क्या है, अब तुम्हारा जो ट्रांसफॉर्म है, ट्रांसफॉर्म मतलब तुम्हारा जो हॉर्स है जिसमें तुम्हारा प्लाज्मिड है, अब इसको मैं क्या कर रही हूँ, एम्पिसिलिन में कर रही हूँ गाइस। एम्पिसिलिन में तो ये ग्रो करेगा क्योंकि इसके पास तो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है, टेट्रासाइक्लिन बर्बाद हुआ, तो देन इसको फिर क्या कर रही हूँ, टेट्रासाइक्लिन में ग्रो कर रही हूँ, तो क्या होगा, तुम्हारा जो रिकॉम्बिनेंट सिर्फ और सिर्फ एम्पिसिलिन में ग्रो करेगा लेकिन टेट्रासाइक्लिन में नहीं ग्रो करेगा, वो मेरा डिजायर जीन होगा। ये प्लीज़ पढ़ लीजिएगा। This is the process of selection of recombinant। This is your selection of recombinant through the inactivation of, लिख लो, ये जो पॉइंट पढ़ रहे हो,
सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट है बाय इनएक्टिवेशन ऑफ एंटीबायोटिक जीन। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने बैम में क्या लिया है, बैम में यू हैव टेकिन, बैम एच में यू हैव टेकिन टेट्रा, दिस इज वन वे, ऊपर वाला वन वे था कि तुम्हारा एंटीबायोटिक को मैं रेजिस्टेंट जीन में बैमेच वाला मैंने लिया, उसको इंसर्ट करने से मेरा कहाँ पे तुम्हारा प्लाज्मिड तुम्हारा डिजायर जीन इंसर्ट हुआ है वहाँ पे होगा जो प्लेट में तुम्हारा देखो 2 प्लेट लिया था, एम्पिसिलिन का लिया है, टेट्रासाइक्लिन का लिया है। अब तुमको ये पता है कि जो बैम-H1 था टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन के पास था, उसमें मैंने इंसर्ट किया तो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन का प्रॉपर्टी बर्बाद हो गया। तो एम्पिसिलिन में तुम ग्रो करोगे, ग्रो होगा, वेरी फाइन। अब एम्पिसिलिन में ग्रो हो चुका है, समझो थोड़ा सा टेक्निकल है ये। एम्पिसिलिन में मेरा वो ग्रो हो गया है, ठीक है यार, ये टेट्रासाइक्लिन में है। एम्पिसिलिन में ग्रो होगा, क्यों? क्योंकि उसमें टेट्रा रेजिस्टेंट जीन नहीं है। एम्पिसिलिन तो होगा, अभी ऊपर देखा। अब इसको उठा के गाइस इसमें मैं ग्रो करूंगी, तो इसमें कौन ग्रो करेगा? जिसके पास टेट आर रहेगा वो ग्रो करेगा ना। तो यहाँ से मान लो ये 4 कॉलोनी उठा ली, ये 4 बच जा रहा है, ये बच जा रहा है, इसमें तुम्हारा क्या हो रहा है? ये ग्रो नहीं हो रहा है। दैट मीन दिस 4 कॉलोनी आर माई डिजायर जीन। समझी? वेरी सिंपल। तो यहाँ डायग्राम नहीं दिया हुआ है इसलिए मुझे, हाँ डायग्राम, फिर भी मैं डायग्राम से ही बताती हूँ। देखो फिर से क्या ये लेक्चर लिखा हुआ है, देखो सिंपल है। दिस इज बाय प्लाज्मिड पीवीआर-टी, ध्यान से देखो। टिटर यहाँ पे एक पर्टिकुलर एग्जांपल लिखा है बैम-H1 का। अब तुम कोई भी बैम-H1 में रिस्ट्रिक्शन एंजाइम दोगे, यहाँ पे अपना इंसर्ट किए, जब मैं इंसर्ट करूँगी व्हाट विल हैपन, द टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन विल बी गॉन, फाइन। अब इसको मैंने हॉस्ट सेल में ढाला, ट्रांसफॉर्मेशन किया, अब जगह कहाँ है, रुको इधर आ है ना, हॉस्ट सेल में ढाला, ट्रांसफॉर्मेशन किया, तो 2 प्लेट लिया मैंने, ड्रॉ कर लो, ड्रॉ कर लो, 2 प्लेट लिया, प्लेट कंटेनिंग मीडियम, हाँ बैक्टीरिया मीडियम। एक में लिया मैंने एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक, दूसरा में लिया मैंने टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक। यहाँ पे बैक्टीरिया ग्रो हुआ है, देखो मैंने 4 कॉलोनी बना रही हूँ, 1 2 3 4, फाइन। यानी ये हॉस्ट सेल को मैंने यहाँ प्लेट किया, ठीक है, यहाँ अभी नहीं प्लेट करो। उसके बाद मैंने क्या कि इसको पिकअप किया, इसको मैं नाम दे देती हूँ 1, नाम दो कॉलोनी को 1 2, गंदा, 1 2 3 4, ये 4 कॉलोनी। अब देखो कॉलोनी 1 में पिकअप कर रही हूँ, पिकअप किया जाता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है, पतला सा इंस्ट्रूमेंट, जानने की ज़रूरत नहीं। ये कॉलोनी 1 में पिकअप कर रही हूँ, यहाँ पे मैं अलाउ कर रही हूँ ग्रो करने के लिए, ठीक है, मुझे पता है ये कॉलोनी 1 का है। तो यहाँ पे तुम्हारा कॉलोनी 1 पिकअप किया मैंने, ग्रो किया, ठीक है। अब ये कॉलोनी 4 पिकअप कर रही हूँ, कॉलोनी पिकअप किया मैंने, यहाँ पे कोई ग्रोथ नहीं है, नो ग्रोथ, यानी ये कॉलोनी 4 ही मेरा डिजायर प्रोडक्ट है। क्यों? क्योंकि मेरा यहाँ पे टेट्रासाइक्लिन का प्रॉपर्टी लॉस हो गया था, लेकिन एम्पिसिलिन का था ना, तो ये पूरा बैक्टीरिया तुम्हारा ग्रो किया। अब एम्पिसिलिन का है बहुत अच्छा है, लेकिन टेट्रासाइक्लिन में कौन ग्रो करेगा? जिसके पास टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन होगा, और किसके पास होगा? जिसके पास मेरा डीएनए नहीं। आप समझ आया? आइए तो जस्ट क्लियर लिख लो थोड़ा सा, सब क्लियर लिखो तो यहाँ तक समझ आए तो। दिस इज द वन वे ऑफ आइडेंटिफाइंग द इंसर्टेड डीएनए इन द प्लाज्मा, दिस इज द वन वे, एक तरीका है। दूसरा तुम्हारा है ये ग्लाइकोसाइडेज साइट से होगा, ब्लू मार्कर एक्सपेरिमेंट होता है, बहुत सुंदर ब्लू कॉलोनी आते हैं, देख लो। 2 मिनट्स देख रही हो, देख लो आप लोग, कुछ प्रॉब्लम है पूछ लो।
इतना डिटेल्स में वैसे तुम लोग का नहीं है, फिर भी किसी को कुछ भी पूछना है, आस्क मी फटाफट। Okay, fine, everyone. Good. So this is known as the technique which is known as the insertional inactivation. This technique is known as लिख लो। आई थिंक एनसीईआरटी में लिखा है। चलो एनसीईआरटी में आ जाते। हाँ, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन ये टेक्निक को है। इसमें ना एक और एग्जांपल दिया है तुम्हारा, डायग्राम ड्रॉ कर दिया, तो इसमें डायग्राम नहीं दिया हुआ है। पहला वाला ऊपर वाला क्लियर। दूसरा तुम्हारा है ये सेकंड एग्जांपल ऑफ इंसर्शन इनएक्टिवेशन नंबर 2। तुम्हारा इस तरह क्यों नाम है? क्योंकि मैं इंसर्ट कर रही हूँ जिसकी वजह से कोई चीज़ बर्बाद हो रहा है। टेट्रासाइक्लिक रेजिस्टेंट जीन था तुम्हारा, मैं बैम का को ही कट करके अपना डीएनए इंसर्ट कर रही हूँ, है ना, इसलिए इसको बोलते हैं ये तुम्हारा वे है टू आइडेंटिफाई माई डिजायर डीएनए। अब क्या हो रहा है, तुम्हारा नेक्स्ट टेक्निक है, इसको बोला जाता है तुम्हारा लेक्सियन टेक्निक। सब खा खा के लिखा हुआ है लेक्सियन टेक्निक। यू नो व्हाट इज लैक ऑपरेंट? लैक ओपेरन पर आया तुम लोग को? ट्रिप्टोफैन एप्रोन, लैक एप्रोन, ओपेरन हैव आई टीच यू? लैक ओपेरन, ट्रिप्टोफैन ओपेरन पढ़ाया है ना? ओपेरन पढ़े हो आप लोग? जल्दी बोलो। लेग जेड वाई ए पढ़ाया है, मुझे याद आ रहा है। हाँ चलो, यहाँ पर क्या किया गया है तुम्हारा, लेक्चर पढ़ लो। यहाँ लिखा तुम्हारा इनएक्टिवेशन, तुम्हारा यहाँ पे तुम्हारा क्या है, रिक्वायर साइमल्टेनियस प्लेटिंग ऑन टू प्लेस हैविंग डिफरेंट एंटीबायोटिक। ओके, तो यहाँ पे क्या किया गया है, पता नहीं इसको पैरा में क्यों अलग किया, ये पहला नंबर 1 का ही पॉइंट है। जो एग्जाम्पल दिखा है कि तुम्हारा जो डिजायर जीन था उसको 2 प्लेट यूज किया ना। अब इतना मेहनत नहीं करके एक ही प्लेट में, यानी वहाँ पे तुम्हारा एम्पिसिलिन का भी प्लेट यूज किया गया था और टेट्रासाइक्लिन का। तो आई डोंट नीड टू डू दिस थिंग, एक प्लेट से उठा के दूसरा प्लेट में प्लेटिंग करो। तो इसके लिए तुम्हारा एक ऑल्टरनेटिव मार्कर यूज किया गया। ये लेक्चर तुम्हारा पहला ही पॉइंट का है, इसलिए तुम्हारा ऑल्टरनेटिव सेलेक्टिव मार्कर हैव बीन डेवलप्ड which able to distinguish between the recombinant and the non-recombinant on the basis of the ability to produce color। ये सेकंड पॉइंट है। इन द प्रेजेंस ऑफ क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट, ये सेकंड पॉइंट है गाइस। ये नंबर 2 है, यानी एक ही प्लेट में मैं अपना रिकॉम्बिनेंट ढालूंगी, एक ही प्लेट में ढालूंगी और उसी में ही मैं पता लगाऊंगी कि मेरा कौन सा रिकॉम्बिनेंट डीएनए है और कौन नॉन रिकॉम्बिनेंट। दिस इज थ्रू योर टेक्निक कलर प्रोड्यूस कलर। यानी यहाँ पे मान लो मेरा रिकॉम्बिनेंट ब्लू है ना, ये ब्लू हुआ, और जो नॉन रिकॉम्बिनेंट है मान लो वो ऑरेंज है। तो गैस मुझे पता चल गया ये ब्लू मेरा रिकॉम्बिनेंट है और ये ऑरेंज मेरा नहीं है, तो मैं ब्लू वाला को लेके आगे अपना काम करूंगी, प्लाज्मिड आइसोलेट करूंगी, सो है। तो ये होता है कैसे? ये कुछ नहीं, तुम एक पर्टिकुलर डी सीक्वेंस लो जिसको तुमको पता है कि होता है, लाइक ऑपरन। ऑपरन फिर से पढ़ाना होगा तुम लोग को। हाँ हाँ हाँ, सबका हाँ आ गया। चलो देखो थोड़ा सा डायग्राम ड्रॉ करते सी। लेक्सेड ऑपरन यू हैव सीन, वहाँ पे क्या था, लैक्टोज को किस तरह सिंथेसाइज किया गया था, याद है? आई डोंट नीड, एक सेकेंड रुक जाओ, तुम लोग को लैक ऑपरन फिर से पढ़ाने की मुझे ज़रूरत नहीं, तुम लोग पढ़े हो, रीडिंग प्लीज़ कर लेना, यहाँ पे लिखा हुआ है, इसे मैं समझा दे रही हूँ। अब देखो गाइज, यहाँ पे एक इंजाइम होता है बीटा ग्लैक्टोसाइड, लेक्जेड, याद है लेक्जेड बोलते थे। तो मैं क्या कर रही हूँ कि तुम्हारा जो
रिकॉम्बिनेंट डीएनए है उसको ऐसा जगह पे इंसर्ट कर रही हूँ जहाँ पे तुम्हारा लेग जेड है। ये लेग ओप्रोन में तुम्हारा लेग जेड था, लेग वाई था और बहुत सारा जीन था। तो तुम्हारा अपना डीएनए तुम कहाँ पे इंसर्ट कर रहे हो? लेग जेड में इंसर्ट कर रहे हो। तो लेग जेड का क्या काम था? तुम्हारा बीटा ग्लैक्टोसाइड था। तो इसकी वजह से क्या होगा? दिस एंजाइम बिकम इनएक्टिव बिकॉज आई हैव इंसर्ट समथिंग एल्स। अब क्या होगा कि द प्रेजेंस ऑफ क्रोमो, क्रोमो मीन्स विच गिव कलर। अब ये जो ब्लू कलर है, ब्लू में तुम्हारा अनइंसर्ट होता है, मैंने उल्टा लिख दिया है डायग्राम, फिर भी देख लो। द प्रेजेंस ऑफ सबस्ट्रेट गिव्स ब्लू कलर इफ द प्लाज्मिन डज नॉट हैव इंसर्ट, उल्टा है वैसे, वाइट कलर में इंसर्ट होता है। एंड वाइट कलर प्रेजेंस ऑफ इंसर्ट रिजल्ट इन इनएक्टिवेशन बिकॉज रीड्रॉ द डायग्राम। इसके लिए मेरे ना ब्लैक बोर्ड लगेगा, जो रियल डायग्राम ब्लैक बोर्ड, मुझे वाइट कलर का डायग्राम आप लोग इस तरह ड्रॉ करो। ड्रॉ वन डायग्राम। दो चीज़ पहचानना है तुम्हारा, रिकॉम्बिनेंट कौन है और नॉन रिकॉम्बिनेंट कौन है। ठीक है, मैंने लिया है लेक्जेडजिन। लेक्जेडजिन लिया है जिसका काम क्या है? विच एक्ट एज अ बीटा ग्लाइकोसाइडेज। ये जीन है, इसमें मैंने अपना डीएनए इंसर्ट किया है, जिसके वजह से क्या होगा? दिस बिकम इनएक्टिव। इनएक्टिव की वजह से गाइस देखो, जिस बैक्टीरिया सेल में ये जाएगा तुम्हारा, मैं डायग्राम से ही कर रही हूँ, आप लोग भी लिख लो। जिस बैक्टीरिया सेल में तुम्हारा जाएगा, ठीक है, जिस बैक्टीरिया सेल में जाएगा, बार बार बोल रही, जिस बैक्टीरिया सेल में जाएगा, वो जो कॉलोनी जब बनाएगा, वो कॉलोनी विल प्रोड्यूस नो कलर, इट विल बी वाइट कॉलोनी, वाइट कॉलोनी, या सिंपली लिखो नो कलर। ठीक है, और जिसमें तुम्हारा लेक्जेडजिन होगा, जिसमें लेक्जेडजिन होगा, दैट बैक्टीरिया कॉलोनी विल बी blue in color due to the presence of the lactose gene. ब्लू मतलब तुम्हारा रिकॉम्बिनेंट, दिस ब्लू मीन्स नॉन रिकॉम्बिनेंट, यानी योर डिजायर जीन इज नॉट प्रेजेंट है। ये करने का है, पता है, बहुत सुंदर रिजल्ट आता है, मैंने किया था। और ये वाइट कॉलोनी मतलब तुम्हारा रिकॉम्बिनेंट, क्यों? क्योंकि मैंने बीटा लैक्टोसाइड का जीन को बर्बाद कर दिया, तो वो कहाँ से प्रॉपर्टी देगा? कलर देगा, यानी मेरा अच्छा खासा रिकॉम्बिनेशन है। इट्स अ गुड थिंग कि तुम्हारा रिकॉम्बिनेंट सक्सेसफुल हुआ है, तुमने इंसर्ट कर दिया अपना डीएनए। तो गाइस यहाँ पे अब मैं ड्रॉ करती हूँ, यहाँ पे वाइट कॉलोनी आया है, ये ज़्यादा आता है, तुम लोग को पता है रिकॉम्बिनेंट कब मिलेगा। मान लो यहाँ पे दो आए, अब ब्लू नज़र नहीं आ रहा है, ये ब्लू है। ये जो ब्लू वाला है तुम्हारा नॉन रिकॉम्बिनेंट होगा, ये वाइट वाला क्या है तुम्हारा? ब्लू वाला बहुत मिलता है पता है, वाइट वाला हार्डली 3-4 मिलेगा, 1 मिल जाएगा काफ़ी है कि हाँ मेरा सक्सेस, ये मेरा सक्सेसफुल हुआ। तो देखो एक ही प्लेट में मैंने इससे पहले क्या किया था? 2 प्लेट लिया था, एक ही प्लेट में यू हैव आइडेंटिफाई योर रिकॉम्बिनेंट एज वेल एज योर नॉन रिकॉम्बिनेंट। नाउ इट्स क्लियर हो गया यहाँ तक? तो बोल दो, देखती हूँ आगे क्या लिखा हुआ है, मैं हट जा रही, लो कॉपी करो। अधिपा का यो आ गया, चलो वापस एनसीईआरटी में जाती हूँ। सबका हो जाए तो लिख दो, मैं वापस एनसीईआरटी में जाती हूँ। जैस्मिन नजर नहीं आ रही, जरीन, समाइला, व्हाट हैपेंड टू यू गाइस? ओसामा, एहसान, क्लास करो, बायोटेक्नोलॉजी, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे ही एग्जाम हॉल में, याद करना हमको। फिर मैम तो पढ़ाए ही नहीं, जबकि हम तो क्लास ही नहीं की। ओके गुड डिशा। चलो मूव ऑन। So there were 2 techniques
वन वॉज टू प्लेटिंग टेक्निक एंड अनदर वन इज वन टेक्निक, जो तुम्हारा इंसर्शन एक्टिवेशन के मदद से हो रहा था। तो इंसर्ट हो गया, चला गया। अब तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन आए, तुम्हारा यूकैरियोटिक्स प्रोकैरियोटिक्स में क्या क्या वेक्टर यूज करोगे। जो भी है तुम्हारा होस्ट सेल जो है, बैक्टीरिया के अलावा भी तो होता है ना, बैक्टीरिया वॉज यूकैरियोटिक्स लूंगी, यानी प्लांट्स एनिमल्स में तुम्हारा क्लोनिंग वेक्टर क्या होता है। तो ये है वेरी फेमस टी आई प्लाज्मिड। इसका भी डायग्राम नहीं है, वेरी गुड। ये पहला जितना स्टार मार्क दिए दे दो, यहाँ से क्वेश्चन हर साल आते हैं। टी आई प्लाज्मिड लिख लो। तो यहाँ पे जो बेसिक है टी आई प्लाज्मिड, टी आई मतलब होता है तुम्हारा ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। ट्यूमर समझ, ये तुम्हारा एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में है, उसमें मैं डिटेल में पढ़ाऊंगी। डायग्राम है। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो आप लोग ने पढ़ा है कि किस तरह जीन ट्रांसफ़र होगा प्लांट्स और एनिमल में, यहाँ से बैक्टीरिया वायरस में से ये चलता रहा, लेकिन ना कभी कभी ये ना दिस बैक्टीरिया वायरस आर नॉट सो सुटेबल। तो कुछ ऐसा चाहिए था जो नोन हो, जो इजीली विजिबल हो। तो यूकैरियोटिक का सेल चाहिए, तो वहाँ एक तुम्हारा यूकैरियोटिक प्लांट सेल में बहुत इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया डिस्कवर, दैट इज अ टाइप्लाज्मिड एग्रोबैक्टीरियम बैक्टीरिया। दिस इज द प्लाज्मिड ऑफ द बैक्टीरिया एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिश। क्या होता है, ये प्लांट टिश्यू है, ये बैक्टीरिया यहाँ पे ग्रो करके ना ट्यूमर समझते हो ना, ऐसे ऐसे नूडल्स, ये प्लांट्स। साइंटिस्ट लोग ने क्या किया गाइस, यहाँ से बैक्टीरिया निकाला एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिश, और वहाँ से टी आई प्लाज्मिड निकाला, और इस टी आई प्लाज्मिड के अंदर मॉडिफाई करके अपना जीन ढाल के दे आ बीटी विंजॉल, यू हैव ना बीटी विंजॉल, बीटी कॉन्टेंट, दिस थिंग आर देयर, ये प्लाज्मिड का मदद से हो रहा है। लेक्चर आप लोग पढ़ लोगे। ट्यूमर मतलब कैंसरस होता है। यहाँ पे लिखा है द नेम ऑफ द बैक्टीरिया, इट इज़ अ हार्मफुल बैक्टीरिया, माइंड दैट। हाँ, दिस इज़ अ पैथोजेंस, जो तुम्हारा डाइकोस प्लांट्स होता है उसको अफेक्ट करता है। तो इसके मदद से तुम्हारा टी डी एन ए, तुम्हारा जो नोन एज टी डी एन ए, टू ट्रांसफॉर्म नॉर्मल प्लांट सेल इनटू द ट्यूमर एंड डायरेक्ट दिस सेल टू प्रोड्यूस द केमिकल रिक्वायर्ड बाय द। एक पॉइंट है आपका। है, यानी जो प्लांट का जो सेल है, नॉर्मल सेल है ना, उसको ट्यूमर बनाना है, कैंसर सेल कौन महाराज कहता है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिलस महाराज के अंदर जो टी आई प्लाज्मिड। इसलिए वो जो डीएनए है ना गाइस, उसको टी डीएनए बोला गया, ट्रांसफर डीएनए। ये क्या करिए, जब टी डीएनए तुम्हारा इस बैक्टीरिया से टी डीएनए तुम्हारा कोई भी नॉर्मल सेल में जाया जाएगा, वो नॉर्मल सेल नॉर्मल नहीं रहेगा, वो कैंसरस सेल बन जाता है। तो साइंटिस्ट लोग ने यही सोचा है, जो कैंसर सेल मतलब क्या होता है, मल्टीपल डिवाइड करना। तो ये टी डीएनए को ही क्यों ना मैं अपना डीएनए बना दूँ, कि वो कैंसरस मतलब वो सेल डिवाइड करेगा लेकिन वो हार्मफुल ना हो, मेरा डिजायर प्रोडक्ट हो। इट्स वेरी बिग डिस्कवरी इन द फील्ड ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, का मिसयूज दैट ऑल्सो। उसी तरह तुम्हारा एक और है, तुम्हारा रेट्रोवायरसेस इन एनिमल्स। इसके पास भी तुम्हारा एबिलिटी है रेप्लिकेट करना और कॉपी बनाना। प्लाज्मिड क्यों ले रहे हो, क्योंकि दो रीजन ना, तुम्हारा उसमें सेलेक्टेबल मार्कर है और ओरिजिन है जो अपने आप रेप्लिकेट कर रहा है। तो उस नेचर में और भी चीज़ पाया गया। दूसरा है तुम्हारा ये रेट्रोवायरस इन एनिमल्स, इसके पास भी कैपेबिलिटी था तुम्हारा नॉर्मल सेल को कैंसरस सेल। कैंसरस सेल मतलब गाइस यहाँ पर ठीक है, जो चीज़ हम लोग को बर्बाद कर रहे हैं, लेकिन एक चीज़ याद हो, कैंसर सेल हैज़ द एबिलिटी, पोटेंट एबिलिटी टू ग्रो वेरी 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 फास्ट। इसलिए तो कैंसर का इलाज मीन्स कैंसर को कंट्रोल किया जाता है इनिशियल स्टेज पे, लेकिन लेट होने से लेट हो जाता है वो पर्सन, है कि नहीं। तो कैंसर सेल्स मतलब डोंट थिंक इन टर्म्स ऑफ डिजीज, ये सोचो कि कैंसर सेल मतलब होता है कुछ जो बहुत फास्ट डिवाइड करता है। तो उस कैंसर सेल को मैं चेंज करके यूज़फुल सेल बना दूँ, तो मेरा यूज़फुल जीन भी तो बहुत फास्ट डिवाइड करेगा। साइंटिस्ट लोग नहीं, आप लोग पढ़ लीजिए। इसी तरह कर करके एक प्लाज्मा डिस्कवर हुआ जिसको टी आई ट्यूमर
इसको इस तरह मॉडिफाई किया गया ताकि वो क्लोनिंग वेक्टर बन जाए और जो विच इज़ नो लॉन्गर पैथोजेंस टू एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। लेकिन क्या काम होना चाहिए प्लाज्मिड का, उसके पास डिलीवर जीन करेगा ऑफ आवर इंटरेस्ट इनटू अ वाइटीज ऑफ प्लांट। उसी तरह रेट्रोवायरस को इस तरह मॉडिफाई किया गया गाइस एनिमल्स के सेल्स के लिए, ताकि रेट्रोवायरस जाए एनिमल सेल्स में लेकिन वो मेरा डिज़ायर जीन लेके जाए और कैंसर सेल के बदला डिज़ायर प्रोडक्ट बने। तो दो चीज़ याद रखना कि अगर प्लांट सेल है तो कौन सा वेक्टर यूज़ करोगे आप लोग, टी प्लाज्मिड वेक्टर विच इज़ नोन एज द ट्राइप्लाज्मिड, and in the animal cell which is very useful, which vector you are going to use, which can your retrovirus. These two are the natural vector. Natural vector समझते हो कि आप कुछ नहीं कर रहे हो, सिर्फ इसको मॉडिफाई कर रहे हो ताकि इसके अंदर जो हार्मफुल प्रॉपर्टी वो हट के मेरा डिजायर प्रोडक्ट हो जाए। तो दिस इज ऑल अबाउट योर वेक्टर। नेक्स्ट, यानी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम लिया, कट किया, इंसर्ट किया, वेक्टर देखा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर्स देखा, वायरस का भी देखा हमने, प्लाज्मिड भी देखा, बैक्टीरिया का भी देखा, प्लांट्स का भी देखा, एनिमल्स का। अब है तुम्हारा कि इसको मुझे हॉस्ट सेल में ढालना है, तो हॉस्ट सेल मेरा ये वेक्टर क्यों लेगा? वो तो तुम्हारा देखो, मेरे बॉडी में अगर कोई फॉरेन पार्टिकल आता है, आई स्नीज, खांसी होना एंड ऑल दिस, क्योंकि मेरा इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स करता है। उसी तरह किसी हॉस्ट सेल में तुम बाहर का पार्टिकल डाल रहे हो तो वो कॉम्पैक्टेबल है कि नहीं। कॉम्पैक्टेबल मीन्स द एबिलिटी टू टेक द प्लाज्मिड इनसाइड। तो नेक्स्ट टॉपिक है तुम्हारा कॉम्पिटेंट हॉस्ट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट। तो कॉम्पिटेंट मतलब वो होगा कि जो मैंने इतना मेहनत से रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया है वो होस्ट सेल नहीं लेगा तो क्या फ़ायदा। बैक्टीरिया अगर नहीं लेगा प्लाज्मिड को, तो प्लाज्मिड तो ठीक है ऑटोनोमस है, लेकिन बैक्टीरिया सेल के अंदर तो ही डिवाइड होगा ना। तो देखो मेन क्वेश्चन है तुम्हारा डीएनए क्या का है, तो केमिकल स्ट्रक्चर क्या है, इट इज़ हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल यानी वाटर लविंग, नंबर 1 पॉइंट। तो it cannot pass to your cell membrane because cell membrane is your lipid and this lipid is your, इसे सेल मेम्ब्रेन पर आओ, ये लिपिड का मेम्ब्रेन है, इसके अंदर पास करना है गाइस, इसके अंदर पास करना है। ये तो हाइड्रोफिलिक है, व्हाट अबाउट दिस पोर्शन, दिस इज हाइड्रोफोबिक। तो मुझे ये डीएनए को कुछ ऐसा करना होगा ताकि मेरा हॉस्ट सेल का जो, मान लो ये हॉस्ट सेल का सेल मेम्ब्रेन है और ये मेरा रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, डीएनए ही है ना, ये अंदर जा सके। तो गाइस इसमें भी कुछ मॉडिफिकेशन होगा जो होगा जिसके वजह से ये कॉम्पिटेंट हो जाएगी सेल। क्या मॉडिफिकेशन वो देखो, वाई लिखा है कि क्यों तुम्हारा सेल मेम्ब्रेन से क्यों नहीं पास होगा। तो इन ऑर्डर टू फोर्स बैक्टीरिया टू टेक अप द प्लाज्मिड द बैक्टीरिया सेल मस्ट फर्स्ट बी कॉम्पिटेंट टू टेक अप द डीएनए। This is done by treating them with specific constants of divalent cations such as calcium, which increase the efficiency with which DNA can enter the cell. Please mark this is utmost important. रिकॉम्बिनेंट डीएनए ये अंदर जाएगा, इसमें मुझे कुछ पॉजिटिव आयन देना होगा जो डाइवैलेंट होगा यानी तुम्हारा +2 होगा। एग्जाम्पल कैल्शियम, ये एक एग्जाम्पल है। फॉस्फेट भी दिया जाता है, PO4 3- का फॉस्फेट, फॉस्फेट नहीं, कैल्शियम और सोडियम का एक होता है, पोटेशियम कैल्शियम, विच एंटर द सेल थ्रू दिस सेल मेम्ब्रेन, ये लिखा हुआ है। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारा सेल को कॉम्पोनेंट करने के लिए सिलेटिंग एजेंट बोलते हैं कैल्शियम। कैल्शियम इज नोन एज द, ये सब टेक्निक होता है, प्लाज्मा आइसोलेट करके ना इसमें डाला जाता है ताकि वो कॉम्पोनेंट। अब क्या होगा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए तुम्हारा आराम से तुम्हारा चला जाएगा सेल के अंदर। अब उस सेल को मुझे इंक्यूबेट करना है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर ताकि वो सेल मल्टीप्लाई कर सके, ठीक है। होगा डायग्राम नहीं, देखो कॉम्पोनेंट डीएनए करना है तुम्हारा, ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्लाज्मिड है,
प्लाज्मिड ये डीएनए का है, ठीक है, ये होस्ट सेल है, छोटा बना रही। इसके अंदर जाने के लिए सबसे पहले इसको कॉम्पिटेबल बनाने के लिए इस सेल को, फर्स्ट स्टेप, इसको किसी तुम्हारा जो डीएनए है उसको तुम ट्रीट करोगे डाइवेलेंट कैटायन से, लाइक ओवर हियर दे हैव गिवन कैल्शियम 2+। ओके, ये करने के बाद तुम्हारा सेल के अंदर ये जा रहे हैं। अब ये जो सेल के अंदर जब चला जाएगा तुम्हारा रिकॉम्बिनेंट सेल, इस सेल को तुम रिकॉम्बिनेंट सेल लिख दे रही हूँ मैं। ये जो सेल है तुम्हारा रिकॉम्बिनेंट सेल, इसको कुछ देर रखा जाता है आइस में। आइस के रखने के बाद तुम्हारा फटाफट इसको तुम्हारा शॉक दिया जाता है, हीट शॉक बोला जाता है। हीट दे रहे हो गाइस तुम्हारा 42 डिग्री सेल्सियस। फिर इसको वापस आइस में ढाला। इसकी वजह से क्या होगा कि जो मेरा बैक्टीरिया का सेल था और रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, ये चांसेस है अंदर चला तुम्हारा क्या, इसको ये जो देखो ठंडा गर्म ठंडा, इससे क्या होगा तुम्हारा जो बैक्टीरिया का सेल वॉल भी है, लाइसोजाइम एंजाइम भी दिया जाता है हुआ है। बैक्टीरिया का सेल वॉल को पहले हटाने के लिए लाइसोजाइम एंजाइम दिया जाता है ताकि फिर सेल मेम्ब्रेन आए। फिर सेल मेम्ब्रेन है कि नहीं, बैक्टीरिया का तुम्हारा सेल वॉल होगा, लाइसोजाइम एंजाइम दिया जाता है। देन तुम्हारा कैटायन दिया जाएगा ताकि तुम्हारा इंसर्टेड डीएनए वो रिकॉम्बिनेंट बन पाए, एंड दिस आर द प्रोसेस। अल्टीमेटली द रिजल्ट विल बी योर कॉम्पिटेंट सेल। दिस इज द प्रोसेस हाउ टू यू मेक यू द कॉम्पिटेंट सेल, यानी होस्ट सेल को तुम तैयार करोगे ताकि वो बाहर का डीएनए ले सके। ये तो एक मेथड हुआ, ये लेंदी मेथड है। अब तुम्हारा माइक्रो इंजेक्शन किया जाता है, सीधा इंजेक्ट किया जाता है डायरेक्टली। तुम्हारा जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है उसको मैं ऐसा जगह इंजेक्ट करूंगी होस्ट के कि वो रेप्लिकेट हो गए, तो न्यूक्लियस ऑफ द एनिमल सेल में सीधा हो जाता है, ठीक है, ये एक मेथड हुआ। फाइन, दूसरा एक मेथड है तुम्हारा कि बहुत ज़्यादा हाई स्पीड से बॉम्बार्डेड विद हाई स्पीड माइक्रो पार्टिकल्स ऑफ गोल्ड और टन, इसको गन जिन गन बोलते हैं, ये थर्ड मेथड है। और लास्ट है तुम्हारा डिसआर्म पैथोजन, फोर्थ मेथड। पहला मेथड ये वाला, दिस आर द मेथड टू इंसर्ट द रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू द होस्ट सेल। ओ डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं, तुम लोग बायोटेक्नोलॉजी के तो ये नहीं हो ग्रेजुएशन का। जस्ट रिमेंबर कि जो तुम्हारा होस्ट सेल के अंदर डीएनए डालने का 4 तरीका, एक कॉम्पिटेंट डीएनए करना है। कॉम्पिटेंट सेल के लिए कुछ प्रोसीडियर है कि तुम्हारा जो इंसर्ट डीएनए है वो तुम्हारा डाइवैलेंट कैटायन, फॉर एग्जांपल Ca2+ के साथ ट्रीट किया जाता है। उसके बाद जो बैक्टीरिया सेल को ना कुछ ट्रीटमेंट किया जाएगा ताकि वो जो बैक्टीरिया सेल वॉल है और सेल मेम्ब्रेन वो खुल जाए और डीएनए अंदर ले ले। तो क्या किया, आइस देना उस सेल पे, सेल नहीं वाइल्स में रखा जाता है, उस वाइल को आइस ट्रे में रखा जाता है, फिर उसको निकाल के फटाफट 42 डिग्री सेल में इंक्यूबेट किया जाता है, फिर वापस किया जाता है। ये प्रोसेस से एक्सपेरिमेंट करके, इतना जानने की ज़रूरत नहीं, ये बहुत लेंदी मेथड है। सेकेंड है तुम्हारा माइक्रो इंजेक्शन करके, यानी सीधा तुम न्यूक्लियस में ढाल दो। थर्ड इज ए बॉम्बार्डेड, यानी प्लांट सेल तो बहुत ज़्यादा टफ होता है, तो उसको गोल या टंसिल कोटेड डीएनए जो है मेरा उसको कवर करके बॉम्बार्डेड किया जाता है। थर्ड है तुम्हारा डिसआर्म पैथोजन वेक्टर, यानी जो वेक्टर है वो पैथोजन है। पैथोजन समझ रहे हो ना, कि वो होस्ट सेल में पसंद करेगा आने, लेकिन उस जो पैथोजन है उसका ना हथियारी छीन लो, यानी उसको उसमें अपना डीएनए इंसर्ट कर लो, यानी वो पैथोजन जितना बार मेरे बॉडी में आएगा मुझे नुकसान नहीं करेगा, उल्टा में मुझे डिजायर प्रोडक्ट दे देगा। ये तो तुम्हारे यहाँ यूज हो रहा है। जैसा हम पैथोजन प्लाज्मा थेरापी, वन टाइप ऑफ दिस आर द टेक्निक्स, समझे। आ जाओ, प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ये प्लाज्मिड है, ये देख रहे स्नो ज़्यादा प्लाज्मिड। अब तुम्हारा बैक्टीरिया सेल बन गया है ना। अब मैंने इलेक्ट्रोफोरेसिस करके बैंड दिखाया था ना, वहाँ से वो कट करके वो बैंड जो दिखाया था यहाँ पे, इस तरह तुम्हारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए बैक्टीरिया बन गया। अब इसको मुझे आइसोलेट करना है, तो कैसे करेंगे, ये टेक्निक है।
क्या क्या टेक्निक है तुम्हारा? सबसे पहले आइसोलेशन ऑफ डीएनए, सेकंड फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए बाय रिस्ट्रिक्शन इन न्यूक्लियस, थर्ड थर्ड ये है, थर्ड ये वाला आइसोलेशन ऑफ डिजायर फ्रेगमेंट, ठीक है। फिर फोर्थ ligation of DNA fragment into a transferring the DNA fragment into culturing the 6 and 5 last one number 7 extraction of the desired product, ठीक है। ये एक्सट्रैक्शन है तो नंबर 7 ही लिखो, आखिरी वाला लास्ट स्टेज है ये, यानी अब मुझे इसको एक्सट्रैक्ट करना है। आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, चलो ये भी तुम्हारा एक यहाँ लिखा हुआ है लाइसोसोम के बारे में। ये देख रहे हो गाइस, ये प्लाज्मिक डीएनए मार्क कर लो ना, ये जो दिस इज प्लाज्मिक डीएनए, ये डीएनए लिख दो, डीएनए है। अब जेनेटिक मटेरियल किसी भी सेल से कैसे आइसोलेट करोगे? तो जेनेटिक मटेरियल क्या चीज़ से बना रहता है तुम्हारा? डीएनए से बना रहता है विदाउट एक्सेप्शन लिखा हुआ है यहाँ पे, मेजोरिटी ऑफ दिस है डीएनए यानी डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। इसको किससे कट किया था आप लोग ने? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। क्यों किया था? क्योंकि पर्टिकुलर मुझे जो चाहिए था वो मिल गया। अब तुम्हारा डीएनए इज इंक्लोज कहाँ होता है? मेम्ब्रेन के अंदर होता है ना, सेल मेम्ब्रेन के अंदर होता है, तो मुझे खोलना होगा ताकि उसके अंदर का डीएनए तुम्हारा आ सके। दिस कि इसको मुझे कैसे करना होगा? बैक्टीरिया से निकालना है, प्लांट से निकालना है, एलिमेंट से निकालना है। तो बैक्टीरिया सेल है तो सबसे पहला रिक्वायरमेंट मेरा आएगा उसका सेल वॉल। तो सेल वॉल तुम्हारा किससे बना होता है? बैक्टीरिया बैक्टीरियोग्लाइकेन से। उसको हटाने का एक तरीका है लाइसोजाइम एंजाइम। तो बैक्टीरिया का अगर मुझे सेल वॉल हटाना है और सेल मेम्ब्रेन तक यूज करना है तो उसको ट्रीट करना लाइसोजाइम एंजाइम। लेकिन प्लांट है, प्लांट सेल इज मोर मेड ऑफ इवन डिफरेंट थिंग्स, फाइन ना, दैट इज योर सेलुलोज, तो उसको सेलुलोज के साथ करना। लेकिन अगर फंगस हो, आप लोग फंगस में अगर ट्रीट करना है तो किससे करना होगा? चिटिनेस, क्योंकि वो चिटिन से, जिसकी वजह से क्या होगा? सेल वॉल हट जाएगा। बच्चा सेल मेम्ब्रेन, एनिमल सेल को मत करना क्योंकि एनिमल सेल डज नॉट हैव द सेल वॉल। सेल मेम्ब्रेन आ गया, सेल मेम्ब्रेन का वही सेम प्रोसीडियर जो अभी आपने देखा। सेल मेम्ब्रेन को क्या किया? तुम्हारा जो डिजायर्ड रिकॉम्बिनेंट डीएनए उसको डाइवेलेंट कैटायन के साथ ट्रीट करो, और जो सेल मेम्ब्रेन है उसको, यानी उसको डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन दो, कोल्ड हॉट, अंदर चला जाएगा। भाई मैं बोलूँ ये वाला पॉइंट ना आपको ऊपर ही पढ़ना होगा। सेल वॉल हटेगा फिर सेल मेम्ब्रेन आएगा। भाई मैं बोलूँ ये पॉइंट कहाँ लिखा हुआ है? ये इंपॉर्टेंट है गाइस, ये मार्क कर लीजिए। लाइसोसोम बैक्टीरिया में लिख लो, सेल वॉल इज मेड ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन। ये आपका था। फिर है अब जीन तुम्हारा जहाँ पे उसको निकालना है। यहाँ पे तुम्हारा जीन्स आर लोकेटेड बेसिकली ऑन योर लॉन्ग मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए, जो प्रोटीन के साथ रहता है, हिस्टोप्रोटीन के साथ रहता है ना। डीएनए का स्ट्रक्चर नजर आएगा, रुक। डीएनए का स्ट्रक्चर इफ यू गैस रिमेंबर, डीएनए तुम्हारा इस तरह रहता है। पैकेजिंग ऑफ डीएनए में ये न्यूक्लियोसोम प्रोटीन होता है अलॉन्ग विद द हिस्टोन एंड हिस्टोन प्रोटीन। ये जो होता है आपका, यही लिखा हुआ कि जो ये डीएनए है आपका, आरएनए भी होता है, प्रोटीन भी होता है। सिर्फ मुझे डीएनए चाहिए, डीएनए में ही तो रिस्ट्रिक्शन, तो आरएनए को हटाने के लिए आरएनएस दे देना, प्रोटीन को हटाने के लिए प्रोटीनेस दे देना, सिंपली। ये लेक्चर लिखा आप पढ़ लेना। और जो भी तुम्हारा अदर है तो उसको ना ट्रीट किया जाता है चिल इथेनॉल के साथ, चिल इथेनॉल। इसके बाद देखना टेस्ट ट्यूब में एकदम वाइट वाइट, यहाँ पे बहुत सुंदर सा आता है। दिस इज दिस थिंग। ये देख रहे हो कितना, ये जो देख रहे हो बबल्स एंड ऑल थिंग, यानी बबल से तो लिपिड होगा ना, प्रोटीन होगा, आरएनए डीएनए। देखो टेस्ट ट्यूब लिया, उसमें मैंने अपना आरबीसी लिया, ब्लड सेल लिया, देखो मैं तब टेस्ट ट्यूब लिया, ब्लड लिया, वहाँ से मुझे सिर्फ डीएनए आइसोलेट करना है। तो डीएनए तो अकेला नहीं होगा, पहले होगा मैं तो प्लांट सेल में, एनिमल सेल में आऊँगी तो मेरा सेल वॉल नहीं है, तो मुझे ट्रीटमेंट नहीं करना। अगर बैक्टीरिया रहती तो सबसे पहले मैं उसमें लाइसोसोम डालती, अगर मैं प्लांट सेल लेती तो उसमें चिटिन ये डालती, सेलुलोज डालती, अगर फंगस लेती तो चिटिनेस डालती, लेकिन मैंने एनिमल सेल लिया है।
तो सेल वॉल का तो कॉन्सेप्ट नहीं आया, सेल मेम्ब्रेन बच्चा, सेल मेम्ब्रेन को तोड़ने की ज़रूरत नहीं, उसको ऐसे करने से हो जाए। अब उसके अंदर तुम्हारा जो जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, मुझे डीएनए चाहिए सिर्फ, तो आरएनए को हटाने के लिए मैंने आरएनए के साथ ट्रीट किया, थोड़ा देर छोड़ जाता है, फिर प्रोटीन को हटाने के लिए प्रोटीन के साथ ट्रीट किया जाता है। ओके, लास्ट में तुम्हारा उसको चिल किया जाता है, ठंडा किया जाता है, क्योंकि तुम्हारा जो डीएनए होता है ना, इज़ वेरी सेंसिटिव, ऑल दिस आर वेरी सेंसिटिव। तो चिल करके तुम्हारा इथेनॉल दिया जाता है, ताकि तुम्हारा कुछ बाय चांस बच जाए, वो तुम्हारा प्रेसिपिटेट होके नीचे हो जाए, और जो मेरा डीएनए है वो एक मलाई की तरह रह जाए, स्कूपिंग ऑफ डीएनए। दिस इज द 12 में की हो तुम एक्सपेरिमेंट, गुड, वेरी गुड देन, अच्छा है एक्सपेरिमेंट। दिस इज द टेक्निक हाउ टू यू आइसोलेशन ऑफ द डीएनए। सेकेंड क्या किया था, डीएनए मिलने के बाद क्या किया था, एक ही चीज़ बार बार क्यों लिखा हुआ है गाइस, प्लीज रीड कर लेना। डीएनए मिलने के बाद मैंने उसको अपना पर्टिकुलर जीन को सीक्वेंस करके रिस्ट्रिक्शन एंजाइम काट के तो सो ऑन किया, एक ही चीज़ बार वाली, ठीक है। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के साथ डाइजेस्ट करने के बाद तुमने एग्रोजेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, वो ऊपर वाला डायग्राम जो है, डीएनए नेगेटिव चार्ज है ऑलरेडी, इट मूव टू द पॉजिटिव इलेक्ट्रो एनोड, द प्रोसेस विद वेक्टर आल्सो, प्लीज रीड कर लेना, रिकॉम्बिनेंट डीएनए का टेक्निक लिखा हुआ है। आई थिंक पेज जितना मिला ये लोग उस हिसाब से लोग ने बैठा दी, ऑलरेडी इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रीवियस क्लास में करवा दी हो। नेक्स्ट पीसीआर, ये बहुत इंपॉर्टेंट अभी चल रहा है, आरटीपीसीआर नाम तो सुना है, आरटीपीसीआर सुना है, कोविड-19 का टेस्ट का आरटीपीसीआर, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, टाइम है, मैं डायग्राम से समझा देती हूँ, ये लेक्चर प्लीज आप लोग रीड कर लेना, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। This technique is now available for the testing of COVID. It is a virus first of all, है ना। आरटीपीसीआर इसलिए नाम है कि हम लोग को सेंट्रल डॉगमा पता है, तुम लोग का सेंट्रल डॉगमा क्या है, डीएनए से आरएनए बनना, आरएनए से प्रोटीन बनना। एक सेकंड रुको तो थोड़ा स्टॉप कर, डीएनए से आरएनए बनना, आरएनए से प्रोटीन बनना। अब गाइस तुम्हारा जो कोविड है, कोविड में कोविड ही लेके चल रही हूँ, कोविड है क्या चीज से बना हुआ है, आरएनए, लेकिन सेंट्रल डॉगमा क्या है, डीएनए ना, तो आरएनए से वापस मुझे डीएनए बनाना होगा, फिर ये डीएनए को मॉडिफाई किया जाता है, एम्पलीफाई किया जाता है, ठीक है। तो रिवर्स आरटीक्यू, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, वी नो when we want to convert the RNA and DNA we have to use enzyme which is known as the transcriptase, reverse transcriptase, पता है ना। आरएनए से डीएनए बनाने के लिए कौन सा एंजाइम यूज होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज ना, इसलिए आरटीपीसी, क्योंकि ये वायरस है। नॉर्मल डीएनए में जब पीसीआर करोगे तो इसको पीसीआर ही बोलना, ये नहीं कि वायरस, तुम बैक्टीरिया सेल में भी आरटीपीसीआर बोल देना तो रॉन्ग हो जाएगा। बैक्टीरिया का तो खुद का डीएनए होता है ना, जो डीएनए से वो तो खुद पे आरएनए बनाएगा, फिर प्रोटीन बनाएगा, याद रखना। आ जाओ, ये डायग्राम से ही समझाऊंगी। देखो नेचर में इतना कुछ डिस्कवर हो गया, बहुत कुछ मिल गया, लेकिन क्वेश्चन था कि मुझे लार्ज स्केल में प्रोड्यूस करना है, ह्यूमन काइंड के लिए एप्लीकेशन में लाना है, कैसे होगा, ठीक है। तो कुछ तो हथियार चाहिए, जैसे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम आया तब तो बायोटेक्नोलॉजी एडवांस हुआ। सबसे पहले देखना है एनसीईआरटी का साइंटिस्ट का नाम लिखा हुआ जिसने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम इन्वेंट किया, उसके बाद प्लाज्मिड है, ये है, वो है। उसी तरह गाइस तुम्हारा किसी चीज़ को मुझे लार्ज स्केल में देखना है तो उसको एम्पलीफाई करना होगा, यानी उसका बहुत ज़्यादा कॉपी बनाना होगा जो विजिबल हो मेरे आँखों में। तो कुछ ऐसे एंजाइम के खोज में था साइंटिस्ट लोग, तो लोग को मिल गया, दैट इज़ अ टैग पॉलीमरेज। लिखा है कि ये भी नहीं लिखा हुआ है, टैग पॉलीमरेज। This is the enzyme which lead to the discovery of technique which is known as the PCR, polymerase chain reaction. Polymerase, हाँ,
ये टेक पॉलीमरेज एंजाइम तुम्हारा ऐसे बैक्टीरिया से डिस्कवर किया गया है जहाँ पे हॉट स्प्रिंग है। हॉट स्प्रिंग समझिए बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर है, तो ये बैक्टीरिया के पास ऐसा प्रॉपर्टी है, बैक्टीरिया बोली ये एंजाइम के पास ऐसा प्रॉपर्टी है कि इट कैन डिस्टेंस वेरी हाई टेम्परेचर। ठीक, इट कैन डिस्टेंस वेरी वेरी हाई टेम्परेचर। आई थिंक ये लेक्चर आपका लिखा होगा एनसीईआरटी में। आरटीपीसीआर अलग है गाइज, ये पीसीआर लिखा हुआ है क्योंकि ये डीएनए है। अगर यहाँ पर देखो ये 2 डीएनए है ना, अगर डीएनए के बदले आरएनए होगा तो एक स्टेप क्या करोगे, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम देके उससे डीएनए बनाओगे, जो इसलिए कोविड में यूज हो रहा है आरटीपीसीआर। बैक्टीरिया में पीसीआर करोगे, बार बार बोल रही हूँ, लिख लो अगर प्रॉब्लम हो रहा है। आरटीपीसीआर in case of virus because it contains of RNA as a genetic material, but in case of bacteria is DNA. देखो what are the process, 3 process, denaturation, annealing and extension. There are 3 process of PCR. Please look at the diagram first. This is my double stranded DNA. इसको डीनेचर करना है, यानी तुम्हारा हीट इतना देना है ताकि हाइड्रोजन बॉन्ड है ATGC में वो टूट जाए और मेरा 2 स्ट्रैंड अलग हो जाए। तो ये 2 स्ट्रैंड अलग हुआ। अब ये प्राइमर, दिस इज माय डिजायर प्राइमर। डिजायर प्राइमर मतलब मुझे पता है कि ये मान लो कि कोविड का मैं टेस्ट कर रही हूँ, तो मैंने आरएनए लिया वायरस का, रिवर्स काउंटेज से डीएनए बनाया, ये मान लो ये डीएनए किसका है, वायरस का। अब प्राइमर डाल रही हूँ, ये प्राइमर क्या है तुम्हारा, ऐसा प्राइमर डाल रही हूँ जिससे पता चल जाएगा कि उस पर्सन में कोविड है कि नहीं, यानी उसका सीक्वेंस डाल रही हूँ। दिस इज अ डिजायर प्राइमर। प्राइमर और नथिंग, प्राइमर और शॉर्ट न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड। इफ यू गाइस रिमेंबर, मैंने डीएनए रेप्लिकेशन में पढ़ा है। तो देखो गाइस प्राइमर है, ये प्राइमर जाके फटाफट स्टिक कर जाएगा क्योंकि दोनों स्ट्रैंड तुम्हारा खुल गया। अब ये देखो यहाँ स्टिकिंग हुआ, यहाँ स्टिकिंग हुआ, स्टिक तो हो गया। नेक्स्ट था कि इसको मुझे पॉलीमराइज करना है, यानी ये वाला पूरा मुझे एक्सटेंड करना है, ये वाला पूरा, यानी पूरा कॉपी चाहिए ना मुझे डीएनए का। तो इसके लिए गाइस तुम्हें डीएनए पॉलीमरेज चाहिए था। ये जो डीएनए पॉलीमरेज था तुम्हारा, डीएनए पॉल 1 2 जो नॉर्मल एप्लीकेशन है, ये यहाँ काम नहीं कर रहा। कि जो मैं हीट दे रही हूँ ना, इट इज़ अराउंड 65 डिग्री सेल्सियस। प्लीज़ लुक द टेम्परेचर एज वेल। ठीक है, टेम्परेचर देख लेना एनसीईआरटी में क्या है। मेरे पास बुक है एनसीईआरटी का, लेकिन ये ओल्ड बुक है, टेम्परेचर नहीं मेंशन। फिर भी रुक जाओ, 65 बहुत कम होगा। हीट है ना इस नियरली बॉइलिंग पॉइंट, यानी 94 डिग्री ले लो, लिख लो टेम्परेचर डीनेचुरेशन का 94 डिग्री सेल्सियस। ये एनसीईआरटी में होगा, देखो मेरे पास एक ओल्ड बुक है एनसीईआरटी का, उसमें है लिखा हुआ। अब देखो ये एनिलिंग, एनिलिंग मीन्स अटैचमेंट ऑफ प्राइमर। देखो आप प्राइमर ये अटैच कर रहे हो तो इसका टेम्परेचर थोड़ा कम करना, क्योंकि मुझे किसी चीज़ को अलाउ करना है। तो ये 50 है। फिर एक्सटेंशन में यू गो, एक्सटेंशन में तुम्हारा थोड़ा सा इन बिटवीन मिडिल टेम्परेचर। एनसीईआरटी में लिखा हुआ, एक्चुअली ये न्यू एडिशन है एनसीईआरटी का, ओल्ड एडिशन अच्छा था ज़्यादा। ये यहाँ लिख लीजिए ये 3 पॉइंट। प्लीज रिमेंबर द टेम्परेचर, डीनेशन का होगा 94 डिग्री सेल्सियस, एनिलिंग का 54 डिग्री, एक्सटेंशन का 72। नाउ कम, अब मैंने डीनेचर किया, ये 2 स्टैंड खुला, प्राइमर ऐड किया, कितना टेम्परेचर, माइंड टेम्परेचर थोड़ा कम करो वरना ये तुम्हारा प्राइमर जो है ना वो बर्बाद हो जाएगा। अब मुझे एक्सटेंड करना था, फिर भी एक्सटेंशन का टेम्परेचर कितना है 50+। कोई भी बैक्टीरिया पॉलीमरेज काम नहीं किया, तो एक ऐसा पॉलीमरेज डिस्कवर किया साइंटिस्ट, दैट इज अ टैग पॉलीमरेज। टैग पॉलीमरेज डाला, पॉलीमरेज यहाँ आके चिपकेगा, यहाँ के चिपका टैग पॉलीमरेज, यहाँ चिपका, ये एक्सटेंड करे, किसको एक्सटेंड करेगा गाइस, ऐड करेगा ना ATGC। तो तुम्हारा न्यूक्लियोटाइड्स भी देना होगा तुमको, डीएक्सी न्यूक्लियोटाइड्स क्या है, एडिनाइन, थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन दोगे, इस तरह ऐड कर करके ये मेरा एक्सटेंशन होगा। एंड डीएनए रेप्लिकेशन टेक प्लेस इन द डायरेक्शन 5 to 3 प्राइम, 5 to 3 प्राइम। याद है आप लोग को, कर करके देखो यहाँ पर कितना साइकिल हो रहा है, कितना कॉपी हो रहा है, एक से तुम बिलियन बना रही हो, इसलिए नाम इसका पॉलीमरेज। पॉलीमरेज क्या होता है, बिल्डिंग अप। आई थिंक द प्रोसीजर क्वेश्चन आते हैं गाइस। What are the process? 3 processes are there. First is denaturation, annealing and extension. They always take place in the different temperature. And if we start with the virus, one step will be add on. You will first hit the virus with the reverse transcriptase enzyme, because मुझे DNA ही चाहिए polymerase कराने के लिए PCR में। ये मशीन से होता है
और इसको रियल टाइम पीसीआर भी बोलते हैं। आरटीपीसीआर एक ये नाम है, आरटी का मतलब 2 होगा, एक रियल टाइम पीसीआर बोलते हैं। रियल टाइम क्या है, जैसे ये कंप्यूटर है ना, इसको ना स्क्रीन दिया रहता है कंप्यूटर में, ये जो नज़र आ रहा है ना इतना बड़ा ग्राफ आता है गाइस। ग्राफ मुझे बताएगा कि ये ग्राफ मेरा यहाँ है, मेरा अभी एम्पलीफाई हो गया इतना, तो मैं ये इंस्ट्रूमेंट में होता है इतना जो देख रहे हो ना आप टेक्निकल, ये मशीन मिलता है पीसीआर का, उसमें जैसे सैंपल रख दिया जाता है और ग्राफ दिखा जाता है। ग्राफ अगर मोटा आ रहा है दैट मीन्स मेरा प्रोडक्ट हैज़ बीन मल्टीप्लाई, बस उस सैंपल को निकाल के चेक किया जाता है, दैट्स इट। कुछ पूछना है? आई थिंक आई विल स्टॉप टुडे ओवर हियर, जस्ट रीड दैट गाइस। सुनो, ये एक ही चीज़ बार बार लिखा हुआ है, आप लोग रीड कर लेना, तो ये पढ़ा दूंगी, ये लास्ट स्किल प्रिपरेशन है, पढ़ाना रीड कर लेना, यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। लास्ट स्किल प्रिपरेशन में दिया हुआ है कि तुम्हारा जो बायोटेक्नोलॉजी देख रहे हो इतना छोटा छोटा, मैं एप्लीकेशन में आऊँगी, एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये बेसिक था। anyone want to ask anything? किसी को कुछ पूछना है? प्लीज मार्क द टेम्परेचर 94 डिग्री, 54 और 72 इज इम्पॉर्टेंट। प्लीज रीड कर लेना, नेक्स्ट क्लास में एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक ये इंपॉर्टेंट है। 12 का हर एक चैप्टर आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आज मैंने जल्दी पढ़ाया क्योंकि रमज़ान का टाइम है इसलिए। क्लियर है, ओके ठीक। अगर नहीं समझ आया तो रिपीट ये करके देख लेना, रिवाइंड करके। मैं थोड़ा ये देखूंगी, इसमें ना बहुत शॉर्ट में लिखा हुआ है, मुझे कुछ एक्सटेंड ऐड ऑन करना होगा। अच्छा, द नेम ऑफ द बैक्टीरिया इज थर्मस एक्वाटस, कर लेना, जिससे तुम्हारा टैग पॉलीमरेज एंजाइम डिस्कवर हुआ, ये सब क्वेश्चन आते हैं। इंसर्शन रिकॉमन ये मैं ना 1.34 में इसमें कुछ ऐड ऑन करूँगी पॉइंट्स, कुछ और एक्स्ट्रा तुम लोग को लगेगा, मैं पढ़ा दूंगी नेक्स्ट सेक्शन में, ये कंप्लीट करके एप्लीकेशन कर। चलिए यू गाइस रीड इट आउट, कुछ प्रॉब्लम हुआ तो मुझे बता देना नेक्स्ट क्लास। ओके बाय बाय, टेक केयर।